नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग हमें स्नेह दे रहे हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं, हम भी आपके लिए नए नए टॉपिक रोज लेकर के आते हैं। और आज इसी कड़ी में लेकर के आए हैं भारतीय इतिहास का ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। देखिए, चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बट गया। ठीक है, जो हीनयान वाले थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन जो महायान वाले थे वो मूर्ति पूजक थे। भगवान बुद्ध की तरह तरह की मूर्तियां बना करके और उनकी पूजा करने लगे। देखिए, अब यहां पर महायान शाखा के भी दो भाग हुए। कौन कौन से? एक तो शून्यवाद, जिसको कि माध्यमिक के नाम से बुलाया जाता है, और इसके प्रवर्तक थे नागार्जुन। देखिए, बाबा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। और बाबा नागार्जुन के बारे में हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनके अंदर इतनी अद्भुत क्षमता थी कि उन्होंने एक बार अकाल का वर्णन किया और कुछ मार्मिक हृदय स्पर्शी शब्द उन्होंने अकाल के लिए कहे, जो हम आपके लिए चंद लाइनें लेकर के आए हैं। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, बहुत दिनों तक छिपकलियां जमीन पर करती रही गश्त, और बहुत दिनों तक कुत्ते भी खाते रहे शिकस्त। मित्रों, पीसने के लिए कुछ नहीं, रोटी बनाने के लिए कुछ नहीं, कुत्ते भी जब किचन में जाते तो वहां भी कुछ नहीं। कहते हैं कि जब दरिद्रता आती है तो छिपकलियां जमीन पर चलने लगती। ये दृश्य था, कितना मार्मिक वर्णन है बाबा नागार्जुन का। आगे ध्यान दें तो वो शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा, विज्ञानवाद, जिसे योगाचार भी हम कहते हैं, इसके प्रवर्तक थे मैत्रेय नाथ। तो शून्यवाद के प्रवर्तक बाबा नागार्जुन, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ। देखिए, महायान संप्रदाय द्वारा ही चित्रकला में गांधार शैली का सूत्रपात किया गया। यहां पर आपसे अगर कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि महायान संप्रदाय द्वारा चित्रकला में किस शैली का सूत्रपात हुआ है, तो मित्रों, गांधार शैली का सूत्रपात हुआ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन से शामिल हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो मित्रों, क्या कहा जाता है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं संघं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। कई बार परीक्षा में आप लोग भ्रमित हो जाते हैं कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनमें क्या क्या है। तो बुद्ध, धम्म और संघ। अब बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक में कौन से शामिल हैं मित्रों? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई, लेकिन अभिधम्म पिटक की रचना ये की गई थी आपकी तीसरी बौद्ध संगीति में। और तीसरी बौद्ध संगीति में शासनकाल मित्रों किसका था? अशोक का था। वही अशोक जिसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो मित्रों, हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि आप इस समय समीक्षा अधिकारी की तैयारी बहुत जोर शोरों से कर रहे हैं, और हमारा पूरा ये उद्देश्य है कि हम आपको ज्ञान न दे करके अधिक से अधिक प्रश्नों तक हम आपको पहुंचा पाएं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक। संगीत राज के लेखक हैं राणा कुंभा। संगीत राज के लेखक राणा कुंभा। रेहला इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था।
और इसने रेहला नामक ग्रंथ लिखा। तुगलकनामा अमीर खुसरो का है, जिसे तूतिए हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता था। किताबुल हिंद अल-बरूनी, अर्थशास्त्र कौटिल्य, कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, रामचंद्रिका केशवदास, गीत गोविंद जयदेव। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, संगीत राज के लेखक राणा कुंभा, रेहला इब्न बतूता, तुगलकनामा अमीर खुसरो, किताबुल हिंद अल-बरूनी, अर्थशास्त्र कौटिल्य, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, रामचंद्रिका केशवदास और गीत गोविंद जयदेव। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भारतीय इतिहास की इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध। देखिएगा, 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में विजयी कौन हुए मित्रों? पृथ्वीराज चौहान। देखिए, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय। तो परीक्षा में चाहे पृथ्वीराज चौहान आ जाए, तो ये पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था वो पृथ्वीराज तृतीय थे। अब देखिए, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। यहां पर पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और यहां पर मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। 1194 चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। और इस चंदावर के युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। देखिए, यहां पर पृथ्वीराज चौहान बड़ी ही वीरता से लड़े और जीते। एक साल बाद मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ आया और उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के शान में पृथ्वीराज रासो लिखी। वही चंद बरदाई कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के लिए उसने कुछ पंक्तियां कही। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। इतिहासकार ने जो बताया सो मैंने आपको बता दिया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है और इसमें जयचंद बाबू मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, 1191 ईस्वी
तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गोरी हारा पृथ्वीराज चौहान से। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, एक वर्ष बाद पृथ्वीराज चौहान हारे मोहम्मद गोरी से। 1194 जयचंद हारे चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से। मित्रों, मोहम्मद गोरी ने 3 युद्ध भारत में लड़े और 3 में 2 में सफलता पाई, पानीपत के द्वितीय युद्ध में और चंदावर के युद्ध में। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सहयोग करें, आप अपने कमेंट लिखें और जो भी आपको परेशानी हो हमारे वीडियो से उसको अवश्य आप में बताएं। आपका सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पानीपत के युद्ध। देखिए, पानीपत ये वर्तमान हरियाणा राज्य में पड़ता है और पानीपत का प्रथम युद्ध प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसमें पहली बार बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का प्रयोग किया और यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना के जो हाथी थे उन्होंने अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया था। क्यों? किसके कारण? तोपों के प्रयोग के कारण। और इसी युद्ध में आपका एक तरफ घोड़े बाबर की सेना और हाथी इब्राहिम लोदी की सेना में इन पशुओं का बाहुल्य था। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि घोड़ों की तेज रफ्तार और पानी का बरस जाना, ये दोनों ही चीजें इब्राहिम लोदी की सेना पर भारी पड़ी। और दूसरा, तोपों के प्रयोग के कारण हाथी उल्टा दौड़े और उल्टा घूम करके उन्होंने अपनी ही सेना को रौंदा। अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, बाबर ने जीता और इब्राहिम लोदी हार गया। इसका परिणाम क्या था? परिणाम यह था कि सल्तनत काल समाप्त हो गया। इब्राहिम लोदी के हारने के साथ ही सल्तनत वंश खत्म और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। यहां पर यह चीज आप अवश्य ध्यान दें कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध से हुई है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई है मित्रों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया।
अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये मित्रों हुआ 1556 में। और अकबर और हेमू के बीच, ये हिंदू राजा था हेमू। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पानीपत का वास्तविक युद्ध, तो ये बैरम खान और हेमू के बीच हुआ। इसका कारण क्या था कि बाबर उस समय अल्पायु था। बाबर क्या था? अल्पायु था। इसकी उम्र बहुत छोटी थी और युद्ध के मैदान में जो लड़ाई की वो बैरम खान ने की। तो मित्रों यहां पे ध्यान दें, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने हेमू को पराजित किया, ये सब जानते हैं। लेकिन आपकी बड़ी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि वास्तविक युद्ध किसके बीच हुआ? तो बैरम खान और हेमू के बीच। अब देखिए मित्रों पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। देखिए अहमद शाह 1739 में नादिर शाह के साथ भारत आया था। उस समय वो नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था और भारत की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति से वो परिचित था। और 1761 में उसने आक्रमण कर दिया और मराठों को पराजित किया। मित्रों मराठे उस समय इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि राजस्थान तक वो आ चुके थे और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। आप जरा गौर कीजिए, अगर उस समय मराठी जीत जाते तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ अलग ही होती और मराठों का हारना अंग्रेजों के लिए वॉकओवर साबित हुआ। अंग्रेजों को बगैर मेहनत के ही हिंदुस्तान की सत्ता का रास्ता मिल गया। मित्रों पानीपत के 3 युद्ध भारतीय इतिहास में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और अगर किसी को कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्य सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए देखते हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत
का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। हालांकि प्लासी एक युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। तो पानीपत का मित्रों प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। देखिए मित्रों, अकबर की मृत्यु, अकबर की मृत्यु हुई मित्रों 1605 में, 1605 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु 1707, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी। अब देखिए, अकबर द्वारा महजर की घोषणा, ये आपका है 1579 में। देखिए, ये महजर या मजहर कुछ भी आ जाए, आपको परेशान नहीं होना है। इसका मतलब ये होता है कि 1579 तक अकबर जो था, सैनिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, प्रशासनिक मामलों में सर्वोच्च हो चुका था। उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी। लेकिन धार्मिक मामलों में उसके लिए सलाह लेना माना जाता था। परंतु तो यहां पर महजर में अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्चता नहीं थी। लेकिन एक समय आया 1579 तक कि धार्मिक मामलों में अकबर को सलाह लेना नागवार गुजरता था। ऐसी स्थिति में उसने महजर की घोषणा की और उसे धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्चता मिल गई। काजी जो धर्मगुरु थे, उलेमा थे, उन्होंने सोचा अपनी इज्जत अपने हाथ, तो खुद ही जाकर के कह दिया कि आप महाराज, देखिए, अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था और इसका जो वर्ष था वो था 1582। देखिए मित्रों, समीक्षा अधिकारी के लिए एक विशेष सीरीज जो चल रही है, इसका आप लोग लाभ उठाइए। और बस मित्रों, आज के लिए इतना है। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। जरी कलम की उपाधि दी थी। जरी कलम की उपाधि दी थी।
अब देखिए मित्रों, मुगल शैली, मुगल शैली, ये चित्रकला शैली की बात हो रही है। ये मिश्रण थी ईरानी शैली, ईरानी शैली प्लस भारतीय शैली, भारतीय शैली, भारतीय शैली। देखिए यहां पर ईरानी की जगह फारसी भी लिख करके आ सकता है, फारसी भी। तो चाहे देखिए मित्रों, मुगल शैली की बात जो है वो चित्रकला के संदर्भ में है, और ये ईरानी शैली और भारतीय शैली का मिश्रण है। और मुगल शैली का जो पहला चित्रित ग्रंथ है वो है हमजा नामा, हमजा नामा, हमजा नामा। और हमजा नामा में कुल 2400 चित्र हैं, 2400 चित्र बने हुए हैं। तो हमजा नामा में जो कुल चित्र बने हुए हैं मित्रों वो कितने हैं? 2400 चित्र बने हैं, जिनमें हुमायूं के समय, हुमायूं के समय बने हैं आपके 1000 चित्र, हुमायूं के समय 1000 चित्र, और अकबर के समय बने हैं मित्रों 1400 चित्र। तो अकबर के समय बने चित्रों की जो कुल संख्या है वो है आपकी 1400, 1400 चित्र। देखिए मित्रों, औरंगजेब, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है, कहा गया है। देखिए औरंगजेब जो था ये नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से बहुत ही अच्छा मुगल सम्राट था। औरंगजेब और अकबर दोनों में डिफरेंस ये है कि अकबर का जो चरित्र था वो बहुत ही घटिया किस्म का था मित्रों। उसके हरम में 5000 से ज्यादा स्त्रियां थी, लेकिन औरंगजेब कट्टरवादी था, हिंदुओं का विरोधी था। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तराधिकार के युद्ध में उसने दाराशिकों को हराया, और दाराशिकों जो था उसको समर्थन प्राप्त था हिंदुओं का, जिंदा पीर कहा गया। और औरंगजेब जो था वो औरंगजेब को मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था। तो एक तरफ हिंदू समर्थक दाराशिकों और एक तरफ मुसलमान समर्थक औरंगजेब। तो जाहिर सी बात है जो जिसके विरोध में रहेगा उसके लिए तो बैल आ ही जाएगा। तो औरंगजेब कट्टर था, उसने मंदिरों को तोड़वाया और एक नकारात्मक छवि मुगल सम्राट की बनी, लेकिन नैतिक रूप से वो बहुत ही चरित्रवान था। और मित्रों मैं आपको बताऊं, अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए औरंगजेब टोपियां सिलता था, कुरान की आयतें लिखता था, पंचवक्ता नमाजी था। ये औरंगजेब का चरित्र है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, कलंदर की उपाधि, कलंदर, कलंदर की उपाधि दी गई थी बाबर को। कलंदर की उपाधि मित्रों दी गई थी मुगल सम्राट के, मुगल राज्य के संस्थापक बाबर को, बाबर को।
प्रबुद्ध निरंकुश, प्रबुद्ध निरंकुश, प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, कहा जाता है सम्राट अकबर को, सम्राट अकबर को, सम्राट अकबर को। यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। कलंदर की उपाधि किसको दी गई मित्रों? बाबर को। प्रबुद्ध निरंकुश किसको कहा गया मित्रों? यह कहा गया था सम्राट अकबर को। अब यहां पर आप ध्यान दें, शाहजहां, शाहजहां ने स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था, उल्लेखनीय कार्य किया। इसलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए, अगर मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए तो आप शाहजहां के काल को लगाएंगे। किसके काल को लगाएंगे मित्रों? शाहजहां के काल को लगाएंगे। देखिए, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बलबन से आप लोग परिचित होंगे। बलबन ने नवरोज का त्योहार, बलबन ने नवरोज का त्योहार मनाना प्रारंभ किया था, त्योहार मनाना प्रारंभ किया था, प्रारंभ किया था। देखिए, ये नवरोज कैसा त्योहार था? ये एक पारसी त्योहार था, ये एक पारसी त्योहार था, ठीक है। और नवरोज के त्योहार में मित्रों ये होता है कि जिस दिन ये त्योहार मनाया जाता है तो शादी योग्य लड़के और लड़कियों को एक साथ छोड़ दिया जाता है अकेले में, और उनके आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और वो लोग आइस पाइस खेलते हैं, छुपा छुपाई खेलते हैं, और जिसका हाथ जिसके हाथ में आ जाता है वो उससे शादी कर सकता है। परंतु अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कोई ऐसा आ गया कि जिसको वो पसंद ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो छोड़ भी सकता है। लेकिन कैसे? अगर स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसको हर्जाना देना पड़ता है, उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। तो ये है मित्रों नवरोज का त्योहार। देखिए मित्रों, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, दोपहर 12 बजे आपके लिए सामान्य हिंदी, शाम 5 बजे जीएस का एक टॉपिक, और सबसे महत्वपूर्ण रात 8 बजे एक विशेष सीरीज जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की है वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आप इन वीडियो को देखिए, इन्हें याद करिए
और जहां ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।